नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवानी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की मुश्किल उस वक्त बढ़ गई जब कंगना रनौत के विवादास्पद ट्वीट के मामले में चुनाव आयोग ने केस दर्ज कर लिया तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कर दी। कांग्रेस को पंजाब में तब एक बड़ा झटका लगा जब लुधियाना से सांसद और बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और बिहार में सीटों के बंटवारे पर महागठबंधन में पेच फंस गया जब आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें देने की पेशकश की गई जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर अड़ गई और पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच समझौता नहीं हुआ, जिसके बाद बीजेपी ने पंजाब की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि पुलिस की ओर से इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी और इसीलिए प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए। लेकिन सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया। दिल्ली में मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ मार्च कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में झंडों और पोस्टरों के साथ पहुंचे। उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। झाड़ू वाला नहीं, ये दारू वाला है। कत्ती छोड़ो, कत्ती छोड़ो। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वो 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं, लेकिन ईडी की गिरफ्त में होने के बावजूद इस्तीफा न देने को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली की 2 करोड़ जनता का ये अपमान है। लोकतंत्र को तार-तार केजरीवाल कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने तगड़ा इंतजाम किया, जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे, बल्कि पुलिस की एक बैरिकेडिंग को तोड़ने के बाद वो दूसरे की तरफ बढ़ गए। लेकिन दूसरे बैरिकेड तक पहुंचते ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखाई और दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। क्योंकि पुलिस के लाख समझाने के बावजूद वो लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। वीरेंद्र सचदेवा खुद बैरिकेड पर चढ़े दिखाई दिए। उनकी देखा देखी बीजेपी के कई कार्यकर्ता उस बैरिकेड पर चढ़ गए। उन्होंने एक और बैरिकेड को उखाड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से पहले पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। इस दौरान पानी की तेज धार की चपेट में आने की वजह से बैरिकेड पर चढ़े वीरेंद्र सचदेवा गिर गए। हालांकि गनीमत यह रही कि उन्हें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने संभाल लिया। तस्वीरों में दिखा कि पुलिस की ओर से पानी की बौछार किए जाने के बाद बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने वहां नाचना शुरू कर दिया। यहाँ वाटर कैनन जो है कुछ समय तक लगातार चलाया गया ताकि लोग तितर-बितर हो जाए। लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें पकड़कर बसों में भरना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान भी केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी जारी रही। पुलिस ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और कई नेताओं समेत बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की। लेकिन ऐसा किए जाने से पहले पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक लिया। हालांकि इसके लिए पुलिस को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और उन्होंने केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार करवाया गया। उनकी इसलिए जेल में डाला है क्योंकि भाजपा अरविंद केजरीवाल से डरती है। प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ने से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए बताया कि उस इलाके में धारा 144 लागू की गई है। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे लोग अगर वहां से नहीं हटे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस स्थान को खाली कर दें। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस वालों ने कई प्रदर्शनकारियों को घसीटते हुए उन्हें बसों में भर दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती और पंजाब सरकार के मंत्री हरजोत सिंह बैंस समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया गया कि जेल में सजा काट रहे मुख्तार अंसारी ने पेट में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत की थी और इसी के बाद जेल प्रशासन ने उनको बिना देर किए बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। पुलिस ने मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की सूचना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उनके परिवार के लोगों को भी दी। पार्लिस गया मोहम्मदाबाद थाने पर कि उनकी हालत अच्छी नहीं है। बांदा मेडिकल कॉलेज के मुताबिक मुख्तार अंसारी को बीते 4-5 दिन से पेट में तकलीफ थी।
लेकिन पेट दर्द के साथ जब मुख्तार अंसारी ने बेचैनी की शिकायत की तो सुबह करीब 4 बजे जेल प्रशासन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा था और वहां इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती करा दिया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी की कई तरह की जांच की। डॉक्टरों ने बताया कि 63 साल के मुख्तार अंसारी को रमजान में रोजा रखने की वजह से पेट की परेशानी बढ़ गई। बाद में डॉक्टरों ने उनकी हालत को स्थिर बताया। क्योंकि जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही बांदा से लेकर गाजीपुर तक हड़कंप मच गया और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी अपने भाई की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने पर बांदा पहुंच गए। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और 2019 में उन्होंने बीएसपी की टिकट पर गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। मुख्तार अंसारी के परिवार ने बांदा जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए, क्योंकि पिछले हफ्ते ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि जेल में उन्हें धीमा जहर दिया गया है, वो भी जेल में मिलने वाले खाने में मिलाकर। इसे लेकर मुख्तार अंसारी ने अपने वकील के जरिए बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र भी दिया था और उस प्रार्थना पत्र में मुख्तार अंसारी ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि उन्हें मारने के लिए जेल के खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया गया, जिससे उनकी सेहत बिगड़ गई। मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट से अपील की कि डॉक्टरों की एक टीम बनाकर उनका इलाज करवाया जाए। एमपी एमएलए कोर्ट में विधायकों और सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। मुख्तार अंसारी ने अपने प्रार्थना पत्र में कोर्ट को बताया था कि 40 दिन पहले भी उनके खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया था और उन्होंने दावा किया था कि उस खाने को चखने वाले जेल कर्मचारियों की तबीयत भी बिगड़ गई थी। हालांकि बांदा जेल के जेलर ने मुख्तार अंसारी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जेलर ने बताया कि मुख्तार अंसारी को खाना देने से पहले जेल में तैनात सिपाही और फिर डिप्टी जेलर खाना खाते हैं। जेल के 900 कैदी भी वही खाना खाते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी के वकीलों ने कोर्ट से एक मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच की मांग की थी। लेकिन तबीयत बिगड़ने और धीमा जहर दिए जाने की खबरों के बीच लोकसभा चुनाव के माहौल में हर तरफ अंसारी परिवार की चर्चा शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का लंबे वक्त तक सियासी दबदबा रहा और कहा तो यह भी जाता था कि पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी की ऐसी तूती बोलती थी कि वो जब चाहें, जिसे चाहें और जहां से चाहें चुनाव हरवा और जितवा सकते थे। लेकिन माफिया डॉन, गैंगस्टर और दबंग छवि के अलावा मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का रिश्ता महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से भी जुड़ा है। कई मौकों पर मुख्तार अंसारी ने यह दावा किया कि वो आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 1920 के दशक में एक बड़े सर्जन थे। उन्होंने तब के मद्रास से मेडिकल की पढ़ाई की थी। बाद में इंग्लैंड से एमएस और एमडी की डिग्री लेकर सर्जरी पर रिसर्च शुरू कर दी थी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को गांधी जी का बेहद करीबी माना जाता था। गांधी जी से ही प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी और कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए दिल खोल कर दान दिया था। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्य थे। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति भी रहे थे। 1936 में निधन के बाद उनको विश्वविद्यालय में ही दफनाया गया था। लेकिन जब तक वो जीवित रहे स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था। आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का कद तेजी से बढ़ा। उनकी गिनती 1920 के दशक के कद्दावर कांग्रेस नेताओं में होने लगी थी और 1926 में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को कांग्रेस का अध्यक्ष तक चुन लिया गया था। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इकलौते ऐसे नेता थे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अध्यक्ष बने थे। क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से पहले वो 1918 से 1920 के बीच मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे। लेकिन बाद में जिन्ना से मनमुटाव और मुस्लिम लीग में छिड़ी अंदरूनी लड़ाई की वजह से उन्होंने खुद को मुस्लिम लीग से अलग कर लिया था। मुस्लिम लीग से अलग होने के बाद डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने कांग्रेस और गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। 1930 में जब गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में सत्याग्रह किया था तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भी उसमें शामिल हुए थे। बाद में जब देश को आजादी मिली तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के सम्मान में पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक सड़क का नाम अंसारी रोड रखा गया था। इतना ही नहीं, नई दिल्ली का एम्स भी जिस अंसारी नगर में है वो उन्हीं के नाम पर बसाया गया था। और इतना ही नहीं, और उन्हीं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के साथ डॉन मुख्तार ने अपना रिश्ता होने का दावा किया था। इतना ही नहीं, कोर्ट में जमा किए गए इस हलफनामे में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ भी अपने रिश्ते का जिक्र किया था। 2021 में मुख्तार अंसारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया था और डॉन मुख्तार अंसारी के पारिवारिक रसूख का जिक्र किया था। इस हलफनामे के साथ मुख्तार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की जेल से यूपी की जेल नहीं भेजे जाने की अपील की थी। हालांकि बाद में मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। जेल में बंद मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा सीट से 5 बार विधायक चुने गए थे और उनके परिवार का सियासी दबदबा पूर्वांचल की कई विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों पर कायम था। मुख्तार अंसारी के पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी था। वो भी गाजीपुर की स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। इसके अलावा मुख्तार के दोनों बड़े भाई सिकवतुल्लाह अंसारी और अफजाल अंसारी अलग अलग पार्टियों से विधायक और सांसद चुने गए। मुख्तार के 2 बेटे भी हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। इनमें अब्बास अंसारी भी विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं।
वो राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज भी रह चुके हैं। कहते हैं एक वक्त में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की इजाजत के बिना गाजीपुर और उसके आसपास के जिलों में पत्ता तक नहीं हिलता था। पूर्वांचल की गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली और वाराणसी लोकसभा सीटों पर अंसारी परिवार का प्रभाव था। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुबह सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में राजस्थान की 2 सीट और मणिपुर की 1 सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया गया। बीजेपी ने राजस्थान के दौसा से कन्हैयालाल मीणा और करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी जाटव को उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली में उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद रहेंगे। आरएलडी और बीजेपी में गठबंधन होने के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जयंत चौधरी कोई मंच साझा करेंगे। उधर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के कंगना रनौत पर विवादास्पद पोस्ट के इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त हो गया। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और कंगना रनौत पर विवादास्पद पोस्ट के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। इसी बीच कंगना रनौत भी दिल्ली पहुंच गई और खबर आई कि कंगना रनौत बीजेपी अध्यक्ष से मिलने दिल्ली आई। यही नहीं, उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर बात भी की। किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। कंगना के दिल्ली दौरे पर आने के बाद सुप्रिया श्रीनेत की विवादास्पद पोस्ट की चर्चा फिर तेज हो गई। इस मामले में महिला आयोग भी सख्त हो गया। उसने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और सुप्रिया श्रीनेत के कंगना रनौत पर विवादास्पद पोस्ट के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग इस मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत की दलीलों पर यकीन करता नजर नहीं आया। उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है और सेम ट्वीट 2 नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है। एक दिन पहले ही इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी थी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। सुप्रिया श्रीनेत भले ही इस मामले से खुद को अलग करना चाहें, लेकिन बीजेपी को उन पर भरोसा नहीं। और तो और राष्ट्रीय महिला आयोग के तेवर भी तीखे हो गए। वहीं बीजेपी ने सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना जारी रखा। सुप्रिया श्रीनेत ने दलील दी थी कि उन्होंने कंगना रनौत पर विवादास्पद पोस्ट नहीं की थी और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किसी और ने वो पोस्ट की थी, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई और मांग की कि कांग्रेस इस मामले में माफी मांगे। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पर, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कंगना को बीजेपी ने हिमाचल की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव की टिकट दी है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और इस मुद्दे पर वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस का बचाव करते दिखे। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था। सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से जो आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी वो विवाद खड़ा होने के बाद डिलीट कर दी गई थी, लेकिन इससे हंगामा शांत नहीं हुआ। इस बीच प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की पीड़िता और बसीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बात की। उन्होंने रेखा पात्रा को टिकट मिलने पर बधाई दी और संदेश खाली के लिए उनकी लड़ाई का भी जिक्र किया। बसीरहाट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव में उतरी रेखा पात्रा ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ आवाज बुलंद की थी। प्रधानमंत्री ने उन्हीं रेखा पात्रा को फोन किया और चुनाव में उतरने की बधाई दी। प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान रेखा पात्रा ने ये कह दिया कि 2011 से उन्हें वोट तक देने नहीं दिया गया। 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई। हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश खाली की माँ बहन और भी खुश होगा। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। रेखा पात्रा से बातचीत में प्रधानमंत्री ने संदेश खाली में लड़ी गई उनकी लड़ाई के लिए उनकी हौसला अफजाई भी की। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। हमारा संदेश खाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए सब। और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम और उनकी साथ लेकर चलेंगे ये रास्ते। हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा। रेखा पात्रा संदेश खाली की रहने वाली हैं, जो इस बार बसीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। बसीरहाट लोकसभा सीट के अंदर ही संदेश खाली इलाका आता है।
उनकी अगुवाई में ही संदेश खाली की आदिवासी समुदाय की कई महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके साथियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। लेकिन उस आंदोलन की अगुवा रही रेखा पात्रा को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना दिया जाएगा, इसकी उम्मीद पहले किसी ने नहीं की थी। सूत्र बताते हैं कि रेखा पात्रा को लोकसभा चुनाव की टिकट देने की तैयारी बीजेपी ने उसी वक्त शुरू कर दी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल गए थे। मतलब बसीरहाट सीट पर टीएमसी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने उस चेहरे पर भरोसा जताया जिसने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के रसूख को चुनौती दी थी। 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने संदेश खाली मामले की 5 पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की थी। उन 5 महिलाओं में रेखा पात्रा भी शामिल थी। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसीरहाट सीट के लिए रेखा पात्रा के नाम पर मुहर लगाई थी। और खबरों के मुताबिक बीजेपी संदेश खाली के मुद्दे को सिर्फ बसीरहाट लोकसभा सीट पर ही नहीं बल्कि रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाकर पूरे पश्चिम बंगाल में बुलाना चाहती है। रेखा पात्रा की शिकायत के बाद ही संदेश खाली मामले में एक्शन लिया गया था। जमीन कब्जा करने और महिलाओं पर अत्याचार करने के आरोप में टीएमसी नेता शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को सलाखों के पीछे भेजा गया था और मामला बढ़ने के बाद टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। लेकिन संदेश खाली मामला ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जे की वजह से न सिर्फ संदेश खाली इलाका सुर्खियों में आया बल्कि पूरी बसीरहाट लोकसभा सीट पर टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ गईं क्योंकि बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। और नतीजा ये रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसीरहाट सीट जीतने वाली नुसरत जहां का टिकट टीएमसी ने काट दिया। नुसरत जहां की जगह टीएमसी ने पूर्व सांसद हाजी नूरुल इस्लाम को बसीरहाट का टिकट दे दिया। यानी बसीरहाट सीट पर बीजेपी की रेखा पात्रा की टक्कर टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम से होगी। बसीरहाट लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में मौजूद है। उत्तर 24 परगना जिले की सीमाएं बांग्लादेश से लगी हुई हैं। सुर्खियों में रहा संदेश खाली इलाका भी इसी सीट के अंदर आता है। इसके अलावा सीट के अंदर आने वाला एक बड़ा हिस्सा सुंदरबन के इलाके में आता है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो वो अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी, कंकड़ और पत्थर को समुद्र के किनारे छोड़ देती और इससे ही डेल्टा बनता है। और यहाँ भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। संदेश खाली की वजह से 2024 के चुनावी घमासान में पूरे देश में इस इलाके की चर्चा होने लगी और बसीरहाट लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल ही नहीं देश की हॉट सीट में शामिल हो गई। इधर पंजाब में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पंजाब में बीजेपी अकेले सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राज्य में गठबंधन से इनकार कर दिया। इससे पहले अटकलें थीं कि राज्य में बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन हो सकता है। जो कम बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहनुमाई दे विच पंजाब वास्ते कीते ने किसे तो ओले है नहीं। पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए। वो राहुल गांधी के करीबी नेताओं में एक माने जाते थे। वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। उत्तर प्रदेश की बरेली कोर्ट में पेशी से पहले ही मौलाना तौकीर रजा की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में भेज दिया गया। बरेली में 2010 में हुए दंगों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसी मामले में सुबह उन्हें बरेली की कोर्ट में पेश होना है। उधर टीएमसी का गढ़ माने जाने वाली बंगाल की दक्षिण कोलकाता सीट पर बीजेपी प्रत्याशी देवश्री चौधरी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। इस सीट पर ममता बनर्जी 6 बार सांसद रह चुकी हैं और उनके बंगाल का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये सीट टीएमसी के पास ही रही। यानी बंगाल की दक्षिण कोलकाता सीट पर कड़ी टक्कर की उम्मीद है। बीजेपी प्रत्याशी देवश्री चौधरी ने तो वहां प्रचार अभियान शुरू भी कर दिया। उन्होंने दक्षिण कोलकाता के कालीघाट मंदिर में दर्शन के बाद प्रचार अभियान का आगाज किया और टीएमसी का गढ़ माने जाने वाली बंगाल की दक्षिण कोलकाता सीट पर ताल ठोकी। ममता जी का जो गढ़ बताया जाता है, दुर्ग बताया जाता है, उससे उनका पतन का सूचना। 2 दिन पहले बीजेपी ने ऐलान किया था कि देवश्री चौधरी दक्षिण कोलकाता से चुनाव लड़ेंगी। वहां देवश्री चौधरी की टक्कर टीएमसी की माला रॉय से होगी। माला रॉय दक्षिण कोलकाता से सांसद हैं और देवश्री चौधरी 2019 में बंगाल के रायगंज से चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार देवश्री चौधरी रायगंज से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस बार पार्टी ने उन्हें टीएमसी का किला ढहाने की जिम्मेदारी सौंपी क्योंकि दक्षिण कोलकाता वो सीट है जहां पर टीएमसी 1-2 बार नहीं बल्कि 9 बार जीत हासिल कर चुकी है। 6 बार तो ममता बनर्जी ही वहां से जीत चुकी हैं। और साल 1991 से साल 2009 तक इस सीट पर जीत हासिल करके लोकसभा पहुंची थी। इस दौरान वो केंद्र में मंत्री भी बनी थी। वैसे ममता बनर्जी ने अपना पहला चुनाव बंगाल की जादवपुर सीट से लड़ा था और 1984 में बंगाल की जादवपुर सीट से लेफ्ट के बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी को पटखनी दे दी थी। सोमनाथ चटर्जी की यह हार ऐसी थी जैसे चींटी ने हाथी को हरा दिया हो। उस वक्त के अखबारों में लिखा गया था कि कांग्रेस को सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था।
क्योंकि बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाने वाले प्रदीप घोष और सुशोभन बनर्जी ने जादवपुर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद ममता के गुरु कहे जाने वाले सुब्रत मुखर्जी ने कांग्रेस हाईकमान को ममता का नाम सुझाया था और राजीव गांधी के कानों तक ममता का नाम पहुंचा था और कम उम्र की ममता को राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया था। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए उस लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी को शिकस्त दी और 1984 में देश की सबसे युवा सांसद बन गई थी। और इस जीत के साथ ही ममता बनर्जी का कांग्रेस में कद बढ़ गया था। सोमनाथ चटर्जी केवल एक बार लोकसभा चुनाव हारे थे और वो हार उन्हें ममता बनर्जी के हाथों मिली थी। तब के अखबारों में लिखा गया था कि ममता बहुत मेहनत करती थी, वो खुद ही अपने पोस्टर तैयार करती थी और रात में चिपकाती थी। लेकिन सुबह लेफ्ट के कार्यकर्ता पोस्टर फाड़ देते थे, लेकिन ममता हार नहीं मानती थी और उसी जगह नए पोस्टर चिपकाती थी। और तब के पत्रकार बताते हैं कि ममता बनर्जी का यही जुझारूपन प्रणब मुखर्जी को पसंद आया था और उन्होंने राजीव गांधी को ममता बनर्जी का परिचय मेहनती लड़की के तौर पर दिया था। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इससे प्रभावित हुए थे। वो अलग बात है कि 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, लेकिन ममता बनर्जी को 1991 में एक बार फिर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। इस बार वो दक्षिण कोलकाता से चुनाव में उतरी थी और जीत गई थी। तब के अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक राजीव गांधी ममता बनर्जी से प्रभावित हुए थे और इसीलिए 1989 में चुनाव हारने के बावजूद ममता बनर्जी को 1991 में दक्षिण कोलकाता से चुनाव लड़ने का मौका मिला था। और ममता बनर्जी वो चुनाव जीत गई थी और राजीव गांधी की उम्मीदों पर खरी उतरी थी और दूसरी बार सांसद बनी थी। यानी छोटी सी उम्र में राजीव गांधी के पीछे खड़ी होने वाली लड़की का कद बढ़ गया था। ममता बनर्जी ने अपनी आत्मकथा में राजीव गांधी से अपने रिश्तों के बारे में खुद ही बताया था और लिखा था कि वो राजीव गांधी को अपने पिता की तरह मानती थी। अपनी आत्मकथा में ममता बनर्जी ने 1991 में अपने ऊपर हुए हमले के बारे में भी बताया था और लिखा था कि हमले में घायल होने के बाद राजीव गांधी ने खुद उनके इलाज की जिम्मेदारी ली थी और ममता बनर्जी को आगे के इलाज के लिए अमेरिका जाने का सुझाव दिया था। अपनी आत्मकथा में ममता बनर्जी ने राजीव गांधी की हत्या के समय का भी जिक्र किया था और लिखा था कि राजीव गांधी की हत्या की खबर सुनकर ममता बनर्जी एक हफ्ते तक कमरे में बंद हो गई थी। यही नहीं, ममता बनर्जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि राजीव गांधी की हत्या के बाद वो एक बार फिर अनाथ हो गई और कई दिन तक एक कमरे में बंद थी। यही नहीं, ममता बनर्जी ने यह तक लिखा था कि राजीव गांधी की मौत के बाद कांग्रेस में एक खालीपन था और इसीलिए उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी। यानी टीएमसी बनने की एक बड़ी वजह राजीव गांधी की हत्या थी। तब के पत्रकार बताते हैं कि राजीव गांधी की मौत के बाद भी सोनिया गांधी से उनका लगाव बना रहा, लेकिन राहुल गांधी के लेफ्ट की तरफ झुकाव ने उनकी और कांग्रेस की दूरियों को बढ़ा दिया। क्योंकि ममता बनर्जी शुरू से ही लेफ्ट के खिलाफ बोलती थी। अपनी पार्टी बनाने के बाद तो बंगाल में उन्होंने विरोध का बिगुल ही फूंक दिया था और पहले बंगाल में लेफ्ट सरकार के मुखिया ज्योति बसु और फिर बड़े वामपंथी नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आ गया जब ममता बनर्जी की पार्टी ने बंगाल में लेफ्ट के हाथों से सत्ता छीन ली और ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। ममता बनर्जी को अपने सियासी सफर में कई बार चोट आई और माना जाता है कि ममता बनर्जी को लगी इन चोटों ने उनकी सियासी महत्वाकांक्षा पूरी करने में बड़ी भूमिका निभाई। फिर चाहे वो 1990 में हुआ हमला हो या फिर 1993 में बंगाल के तब के मुख्यमंत्री ज्योति बसु के कार्यालय के बाहर हुआ विरोध प्रदर्शन। 1990 के हमले में तो ममता बनर्जी का सिर ही फूट गया था। ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता में कांग्रेस के प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी और तभी लेफ्ट के कुछ लोगों ने ममता बनर्जी पर हमला कर दिया था। ये आरोप लगा कि लेफ्ट के कार्यकर्ता लालू आलम ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया और उस हमले में ममता के सिर पर चोट लग गई थी। कुछ इसी तरह की झड़प 1993 में भी हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए ममता बनर्जी को चोट लगी थी और आरोप लगा था कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों ने ममता बनर्जी को घसीटते हुए उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर निकाला था और पुलिस मुख्यालय ले गए थे। आरोप लगा था कि उस झड़प में ममता बनर्जी के कपड़े तक फट गए थे। तब के अखबारों में लिखा गया था कि ममता बनर्जी ने उसी समय यह कसम खाई थी कि वो मुख्यमंत्री बनकर ही मुख्यमंत्री कार्यालय लौटेंगी और ऐसा ही हुआ। 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट को बंगाल की सत्ता से उखाड़ फेंका था और बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई थी, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री बनने से पहले वो केंद्र की सियासत में सक्रिय रही और 8 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, 7 बार जीती और 1 बार हारी। पहली बार वो बंगाल के जादवपुर से लड़ी और जीती, दूसरी बार यहीं से चुनाव हारी। लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी कोई लोकसभा चुनाव नहीं हारी और 1991 के बाद 6 बार दक्षिण कोलकाता से चुनाव जीती। केंद्रीय रेल मंत्री और खेल राज्य मंत्री का पद भी संभाला, लेकिन 2011 में बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी। लेकिन दक्षिण कोलकाता में टीएमसी की जीत का सिलसिला चलता रहा। दक्षिण कोलकाता बंगाल की पुरानी लोकसभा सीट है जो 1951 में ही बन गई थी और इस लोकसभा क्षेत्र में कोलकाता और दक्षिण 24 परगना का कुछ हिस्सा आता है। इस सीट पर 1971 से पहले लेफ्ट, उसके बाद कांग्रेस और फिर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा।
यानी इस सीट पर बीजेपी की देवश्री चौधरी के सामने चुनौती होगी, क्योंकि भले ही ममता बनर्जी यहां से सांसद न हो, लेकिन वो दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक है। यानी दक्षिण कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई की उम्मीद है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायकों को बीजेपी ने टिकट दे दी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को टिकट दी। हाल ही में इन 6 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। पिछले महीने इन विधायकों को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री पर विपक्षी दलों के विवादास्पद बयानों के मुद्दे पर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अगुवाई में इस प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से विपक्षी दलों की शिकायत की। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने हाल ही में अपने घर पर हुई सीबीआई की छापेमारी पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। उन्होंने आयोग से इस मुद्दे पर एक्शन लेने की अपील की। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए एक आत्मघाती हमले में एक पाकिस्तानी समेत चीन के 5 नागरिकों की जान चली गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक चीन के वो नागरिक इंजीनियर थे जो वहां सिंधु नदी पर बन रहे एक बांध से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक यह हमला उस वक्त किया गया जब वो लोग एक कार में बैठकर उस प्रोजेक्ट वाली जगह पर जा रहे थे, लेकिन दावा किया गया कि रास्ते में ही उनकी कार पर हमला हो गया। तस्वीरों में दिखा कि आत्मघाती हमले के बाद चीन के इंजीनियरों को ले जा रही वो गाड़ी गहरी खाई में पलट गई। आग की चपेट में आने के बाद उस गाड़ी से धुआं उठता दिखाई दिया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद बेशम शहर के करीब हुआ। जानकारी के मुताबिक इस हमले में चीन के जिन इंजीनियरों की मौत हुई वो सिंधु नदी पर बन रहे दासू बांध से जुड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, लेकिन बांध की ओर जाते वक्त करीब 80 किलोमीटर पहले ही उनकी कार पर हमला हो गया। दासू बांध को सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत साल 2017 से बनाया जा रहा है और इसमें बिजली उत्पादन के लिए भी एक विशालकाय प्लांट लगाया जा रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़े चीन के नागरिकों को कई बार निशाना बनाया जा चुका है और यही वजह रही कि पाकिस्तान में चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही ग्वादर पोर्ट पर हुए हमले के बाद चीन के इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने पाकिस्तान में किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान में सीपीईसी प्रोजेक्ट पर साल 2013 से ही काम चल रहा है। ये हाईवे, रेल और पाइपलाइनों का करीब 3000 किलोमीटर लंबा रूट है जो चीन के शिनजियांग प्रांत से शुरू होकर पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन अरब सागर इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। यही वजह रही कि इस प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहा रहे चीन ने पाकिस्तान को मोटा कर्ज दे दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़े चीन के नागरिकों पर हो रहे हमलों ने चीन की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि उसकी फटकार के बाद पाकिस्तान की सरकार ने वहां मौजूद चीन के नागरिकों की सुरक्षा के इंतजाम का पुख्ता दावा किया था, लेकिन इसी बीच खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमले ने पाकिस्तान के दावों की हवा निकाल कर रख दी। और पाकिस्तान में हुआ ये कोई अकेला हमला नहीं था, बल्कि वहां के बलूचिस्तान प्रांत में बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी नाम के संगठन के लड़ाकों ने एक नेवल एयरबेस पर धावा बोल दिया। बलोच लड़ाकों के इस हमले में 6 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया, क्योंकि बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में मौजूद ये नेवल एयरबेस पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नेवल एयरबेस है। इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए वहां कई चीनी ड्रोन भी तैनात किए गए थे। मतलब नेवल एयरबेस की सुरक्षा ऐसी थी कि वहां परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन इसके बाद भी बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने इसे निशाना बनाया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक हथियारों से लैस कई बलोच लड़ाके नौसेना के इस अड्डे में घुस गए। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने उन्हें निकालने के लिए वहां ऑपरेशन शुरू किया। वहां की मीडिया के मुताबिक नौसेना के अड्डे से बलोच लड़ाकों को निकालने के लिए लगभग 8 घंटे तक ऑपरेशन चलाया गया और इसी वजह से पूरा नेवल एयरबेस वॉर जोन में बदल गया। हालांकि किसी तरह पाकिस्तानी सेना ने नेवल एयरबेस में घुसे सभी बलोच लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। बाद में बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलोच लिबरेशन आर्मी नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और चीन के ड्रोन और जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इस बीच अफगानिस्तान के कंधार में पिछले हफ्ते हुए आतंकी हमले का मॉस्को कनेक्शन सामने आया, क्योंकि दावा किया गया कि कंधार में खुद को बम से उड़ाने वाला आतंकी और मॉस्को में हमला करने वाले आतंकी आईएसआईएस खुरासान से जुड़े थे। आईएसआईएस खुरासान आतंकी संगठन आईएसआईएस का ही हिस्सा है और इसे आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता है। इसी महीने की 22 तारीख को कंधार में एक बैंक के बाहर एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। इस भयानक आतंकी हमले में करीब 30 लोगों की जान चली गई थी और उस आतंकी हमले की वजह से पूरा कंधार शहर बुरी तरह कांप गया था। आत्मघाती धमाका होने के बाद वहां सड़क पर लोगों के शव बिछ गए थे। 22 मार्च को यह आतंकी हमला उस वक्त हुआ था जब शहर में मौजूद काबुल बैंक के बाहर बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह लेने पहुंचे थे। तभी वहां ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे अफगानिस्तान को हिला कर रख दिया था। और उस भयानक आतंकी हमले के 4 दिन बाद तालिबान ने इसका डरा देने वाला एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने एक आदमी बैंक के अंदर नजर आया। उसके पास एक काले रंग का बैग भी दिखाई दिया।
शीशे के दूसरी तरफ बैंक से पैसा निकालने के लिए लोगों की भीड़ दिखी। वो आतंकी शीशे के पास पहुंचा और थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ा रहा। बाद में वो नीचे बैठ गया और फिर अगले ही पल उसने खुद को उड़ा लिया था। धमाका इतना ताकतवर था कि उसकी चपेट में आने से बैंक के बाहर खड़े करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे। इस आतंकी हमले की जांच के बाद तालिबान ने आत्मघाती हमलावर की एक तस्वीर भी जारी की थी और यह दावा किया कि आत्मघाती हमला करने वाला आतंकी उसी ISIS खुरासान से जुड़ा है जिसके आतंकियों ने रूस की राजधानी मॉस्को में मौत का तांडव किया था। उस भयानक आतंकी हमले में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे। और 22 मार्च को मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में हुए उस आतंकी हमले को देखने के बाद लोगों की रूह तक कांप गई थी। न सिर्फ हॉल के बाहर बल्कि हॉल के अंदर घुसकर आतंकियों ने खतरनाक हथियारों से लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया था। दावा किया गया कि म्यूजिक कॉन्सर्ट में आए लोगों को आतंकियों ने बेहद नजदीक से गोलियां मारी थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि मॉस्को और अफगानिस्तान के कंधार में एक ही दिन आतंकी हमले किए गए थे। मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल पर हुई हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन ISIS खुरासान ने ली थी। और तालिबान ने दावा किया कि कंधार में बैंक के बाहर आत्मघाती हमले को ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के आतंकी ने अंजाम दिया। ISKP का ही दूसरा नाम ISIS खुरासान है। तालिबान का दावा है कि कंधार में आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी का नाम मदियरोब असदबेक था और इसे ISIS खुरासान ने इस भयानक हमले के लिए तैयार किया था। उनके मुताबिक आत्मघाती हमलावर मदियरोब ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ाई की थी। और तालिबान की तरफ से यह भी दावा किया गया कि अफगानिस्तान के कंधार में आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाला आतंकी उज्बेकिस्तान का नागरिक था। उज्बेकिस्तान वो देश है जिसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ साथ ताजिकिस्तान की सीमा से लगती है। और रूस की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल पर हमला करने वाले ISIS खुरासान के सभी आतंकी ताजिकिस्तान के ही रहने वाले हैं, जबकि तालिबान ने दावा किया कि कंधार का आत्मघाती हमलावर उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। असल में उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से जुड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से लगने वाला अफगानिस्तान का इलाका ISIS खुरासान का गढ़ बताया जाता है। दावा यह भी किया गया कि बड़ी संख्या में उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के रहने वाले लड़के ISIS खुरासान में शामिल हो गए। इसी वजह से तालिबान ने दावा किया कि मॉस्को अटैक और कंधार का आत्मघाती हमला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तालिबान के दावे के मुताबिक कंधार का आत्मघाती हमलावर 2021 में ISIS खुरासान में भर्ती हुआ था और उसे पाकिस्तान में आत्मघाती हमले करने की ट्रेनिंग मिली थी। तालिबान इस बात की भी जांच में जुटे हैं कि कहीं ये हमलावर मॉस्को पर हमले करने वाले आतंकियों के साथ तो मौजूद नहीं था और कहीं उसे भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग तो नहीं मिली थी, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि मॉस्को में हमला करने वाले आतंकियों को पाकिस्तान के एक मदरसे में कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दी गई थी। दावा यह भी है कि कंधार में आत्मघाती हमले से पहले उस आतंकी ने रेकी भी की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ISIS खुरासान अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बेहद खतरनाक आतंकी संगठन के आतंकी कई बार अफगानिस्तान को दहला चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 2014 में अफगानिस्तान में ही आतंकी संगठन ISIS खुरासान वजूद में आया था। ISIS खुरासान आतंकी संगठन ISIS का ही हिस्सा है और दावा है कि इस संगठन को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी चलाते हैं। इसका मुख्यालय अफगानिस्तान के ही नंगरहार प्रांत में बताया जाता है, जो पाकिस्तान की सीमा से बेहद नजदीक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ISIS खुरासान का मकसद खुरासान राज्य की स्थापना करना है। खुरासान एक फारसी शब्द है और इसका मतलब होता है जहाँ से सूरज उगता है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले ISIS के सरगना बगदादी ने खुरासान का नक्शा तैयार किया था। उस नक्शे में आधा चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान आता है। इसके अलावा इस नक्शे में भारत का गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर भी शामिल है। बताया गया कि शुरुआत में खुरासान के लड़ाके आतंकी संगठन अल-कायदा के लिए काम करते थे, लेकिन 2014 के बाद ISIS खुरासान क्रूरता का नया नाम बन गया। ISIS के करीब 20 मॉड्यूल और इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक ISIS खुरासान मॉड्यूल को ही माना जाता है। इधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी के कविता को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने के कविता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से उन्हें गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई। इस दौरान उनके साथ वहां के बीजेपी सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस रही जेनिफर मिस्त्री ने यौन उत्पीड़न मामले में और मुआवजे की मांग कर दी। उन्होंने इस शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में कोर्ट ने असित मोदी को दोषी मानते हुए बकाया रकम के साथ 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में होली के जश्न के दौरान सड़क पर हुई एक भिड़ंत इतनी खतरनाक हो गई कि उसमें एक लड़के की जान चली गई। बताया गया कि होली खेलने के दौरान लड़कों के 2 गुटों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया।
और उसके बाद बीच सड़क पर पत्थर चलते दिखाई दिए। वीडियो में पहले उन लड़कों के बीच कहासुनी होती नजर आई। इसके थोड़ी देर बाद लड़कों के दोनों गुटों ने अचानक एक दूसरे पर पत्थरों से हमला कर दिया। इसकी वजह से बीच सड़क पर अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक पत्थरबाजी करने के बाद जब सारे लड़के वहां से भाग गए तो उनमें एक लड़का लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बताया गया कि इसके बाद उस लड़के को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। होली खेलते वक्त विवाद हो गया है और उसमें मारपीट हो गई है। होली के दिन हुई मौत से उस लड़के के घर में मातम पसर गया। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस के मुताबिक उस लड़के के सिर पर पत्थर लगने की वजह से उसकी जान गई। पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले कई लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी वीडियो के आधार पर उन लड़कों की तलाश में जुट गई। इधर उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार ने वरुण गांधी पर हैरान कर देने वाला दावा किया। उनका दावा है कि वरुण गांधी के करीबियों ने फोन करके उन्हें समर्थन देने की बात कही। 2 दिन पहले बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी की थी। उसमें पार्टी ने पीलीभीत सीट से मौजूदा सांसद वरुण गांधी की टिकट काटकर उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट दे दी। और उसी के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी पीलीभीत सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है, लेकिन खबर यह भी थी कि वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर अखिलेश यादव अपना उम्मीदवार बदल तक सकते हैं और वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन इस सबके बीच समाजवादी पार्टी के पीलीभीत से उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार ने वरुण गांधी पर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वरुण गांधी ने अपने समर्थकों को उनकी जीत के लिए मैदान में उतरने का आदेश दे दिया। उनके टेलीफोन आए थे कि हम सब लोग पूरी टीम हम आपको लड़ाएंगे। अब सही गलत हो जाना चाहिए। हालांकि भगवत शरण गंगवार ने यह भी दावा किया कि अगर वरुण गांधी पार्टी में आते हैं और अखिलेश यादव उन्हें सीट छोड़ने के लिए कहते हैं तो वो देर नहीं लगाएंगे। वो कहेंगे मुझसे तो मैं उन्हें स्वतः सीट खाली कर दूंगा। जबकि नामांकन शुरू होने के पहले ही दिन 20 मार्च को वरुण गांधी के नामांकन पत्र खरीदने की भी खबर सामने आई थी। और उसी वजह से अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट पर पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 27 मार्च को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख, मतलब 27 मार्च तक वरुण गांधी ने निर्दलीय लड़ने के लिए पर्चा दाखिल नहीं किया तो वो पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि वो इसी सीट से 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। दावा किया जाता है कि मेनका गांधी ने वरुण गांधी के लिए ये सीट रणनीति के तहत चुनी थी, जबकि वो कई बार इस सीट से संसद पहुंची, लेकिन 2009 में उन्होंने बेटे वरुण के लिए पीलीभीत सीट छोड़ दी थी। 2009 में पहली बार वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव मैदान में उतरे थे और बम्पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2014 में मेनका गांधी फिर इसी सीट से चुनाव लड़ी और कई लाख वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में वरुण गांधी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। 2019 में मेनका गांधी सुल्तानपुर चली गई थी, जबकि एक बार फिर पीलीभीत में वरुण गांधी ने कमल खिलाया था। इसी वजह से पीलीभीत सीट मेनका गांधी की परंपरागत सीट मानी जाती है। पीलीभीत सीट की सीमा रामपुर, बरेली, आंवला, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से लगी है। इसके अलावा उत्तराखंड और नेपाल से भी इसकी सीमा जुड़ी है। लखनऊ से इसकी दूरी करीब 260 किलोमीटर है। यहाँ घने जंगल है। नदियों की वजह से ज्यादातर इलाका तराई वाला है। पीलीभीत को छोटा पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि पीलीभीत में सिख समुदाय के लोगों की आबादी ज्यादा है। बंटवारे के दौरान बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आए सिख समुदाय के लोग वहां बस गए थे। उन लोगों ने वहां जमीनें खरीदी और खेती करनी शुरू कर दी। माना जाता है कि सिखों की वजह से ही मेनका गांधी ने इस लोकसभा सीट को अपनी विरासत के रूप में चुना था, क्योंकि उनका जन्म भी सिख परिवार में हुआ था। इसी वजह से पीलीभीत सीट हमेशा मेनका गांधी की पहली पसंद रही, लेकिन अपने बेटे वरुण गांधी के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी और वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने लगी। मां से मिली सीट पर वरुण गांधी भी कमल खिलाने से नहीं चुके। बीजेपी की टिकट पर उन्होंने यहां से 2 बार 2009 और 2019 में जीत दर्ज की और 2014 में वो सुल्तानपुर से सांसद चुने गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी की सुल्तानपुर सीट को भी मेनका गांधी ने सोच समझकर चुना था, क्योंकि ये सीट अमेठी लोकसभा सीट के ठीक बगल में है और अमेठी वो सीट है जहां से कभी उनके पति संजय गांधी चुनाव लड़ते थे। मतलब सुल्तानपुर सीट से वरुण गांधी को संजय गांधी के बेटे और गांधी परिवार की विरासत मिली, जबकि पीलीभीत से उन्हें सिख समुदाय के लोगों का समर्थन मिला। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गांधी परिवार से आने वाले वरुण गांधी के सुर पिछले कई महीनों से बदले बदले नजर आए। उन्होंने कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का विरोध किया था। कहा जाता है कि वरुण गांधी के रिश्ते अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी से भी बेहद अच्छे रहे हैं और राहुल गांधी से भी उनके मिलने की बातें सामने आती रही हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों से बीजेपी ने पीलीभीत लोकसभा सीट से उनकी टिकट काटने का मन बना लिया और उनकी जगह जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन सूत्र बताते हैं कि वरुण गांधी पीलीभीत की जगह किसी और सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उधर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रंग पंचमी पर रंग ले जाने पर रोक लगा दी गई।
मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शुक्रवार को रंग पंचमी के मौके पर रंग ले जाने पर बैन लगा दिया गया। एक दिन पहले गर्भगृह में अचानक आग लग जाने से 13 लोग बुरी तरह झुलस गए थे। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान पुजारी पर पीछे से किसी ने गुलाल फेंक दिया था। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान भीषण गर्मी को लेकर एडवाइजरी जारी की। आयोग ने मतदाताओं को सलाह दी कि वो वोटिंग के दौरान दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक तेज धूप से बचने की कोशिश करें। इसके लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की नसीहत दी गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीजेपी नेता अजीत चौधरी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उनका शव उनके मकान की छत पर मिला। इसके बाद पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई। अजीत चौधरी बीजेपी में मंडल महामंत्री के पद पर थे। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को चुनौती देने के लिए उनके गढ़ में पहुंच गए। राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दिग्विजय सिंह के इलाके में सीएम मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम भाई दूज के मौके पर किया गया और इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के लिए राघोगढ़ की चाचौड़ा विधानसभा को चुना गया। ये सीट दिग्विजय सिंह का अभेद्य किला मानी जाती है। इसीलिए जब बीजेपी ने राज्य में दिग्विजय सिंह के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी की तो इसकी शुरुआत उन्हीं के गढ़ राघोगढ़ से की गई, क्योंकि जिस चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में सीएम मोहन यादव का ये नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम हुआ वो राजगढ़ लोकसभा सीट के अंदर आती है। यही वो सीट है जहां इस बार कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है, और वो इसलिए क्योंकि दिग्विजय सिंह राघोगढ़ रियासत के राजा माने जाते हैं। और कांग्रेस ने यह भरोसा जताया कि राघोगढ़ में राजा साहब के नाम से मशहूर दिग्विजय सिंह वहां जीत का परचम फहराने में कामयाब होंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी दिग्विजय को रोकने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए। और जानकारों का मानना है कि बीजेपी की इस रणनीति का सबसे अहम किरदार कोई और नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधिया और दिग्विजय का मनमुटाव किसी से नहीं छिपा और ये लड़ाई तब से नहीं है जब से इन दोनों ने राजनीति में कदम रखा हो, बल्कि दोनों के बीच ये खटास खानदानी दुश्मनी की देन मानी जाती है। और वर्चस्व की ये वो लड़ाई है जिसके लिए इन दोनों ही नेताओं के पूर्वजों ने एक दूसरे का खून तक बहाया, जंग लड़ी गई, अदावत हुई और लोगों से उनकी ताकत तक छीन ली गई। मतलब आज जो नाक की लड़ाई दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच दिख रही है उसका बीज आज से करीब 200 साल पहले रोपा गया था। दिग्विजय सिंह हिंदुपत राजाओं के वंशज माने जाते हैं। ये वो वंश था जिसका मराठाओं से 36 का आंकड़ा माना जाता था। उस वक्त पर सिंधिया और दिग्विजय दोनों के ही पूर्वज राजा हुआ करते थे। बात थी सन 1816 की। तब सिंधिया राजघराने की अगुवाई राजा दौलत राव सिंधिया कर रहे थे और राघोगढ़ का राजपाट राजा जय सिंह संभाल रहे थे। और जब सन 1816 में दोनों के बीच युद्ध हुआ तो राघोगढ़ को जीतकर दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर साम्राज्य में मिला लिया था। तभी से कहा जाता है कि सिंधिया परिवार के लोग राघोगढ़ राजघराने के लोगों को अपने अधीन मानते हैं, क्योंकि जंग हारने के बाद दिग्विजय सिंह के पूर्वजों को सिंधिया राजघराने के लिए टैक्स वसूलने का काम सौंपा गया था। मतलब एक तरह से वो सिंधिया राजघराने के लिए ही काम किया करते थे और यही प्रथा कई सालों तक चली। मतलब दिग्विजय सिंह के राजघराने के ऊपर हमेशा सिंधिया राजवंश का ही सिक्का चला। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास एक न एक दिन बदलता जरूर है और इस लड़ाई में वो साल बना 1993 जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। और ये तय माना जा रहा था कि राजीव गांधी और संजय गांधी के दोस्त माने जाने वाले माधवराव सिंधिया राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। तब की कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता यानी माधवराव सिंधिया ने तो दिल्ली से भोपाल आने के लिए अपने निजी विमान तक को तैयार कर लिया था, क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि भोपाल में उन्हीं की ताजपोशी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन सिंह ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कांग्रेस के 174 विधायकों में 103 विधायकों को दिग्विजय सिंह के नाम पर वोट डालने का इशारा कर दिया। उस वक्त अर्जुन सिंह ने ऐसी राजनीतिक बिसात बिछाई कि उनके शिष्य और उन्हीं के इलाके से आने वाले दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। तब यह कहा गया था कि राघोगढ़ के राजा ने सिंधिया राजवंश के महाराजा को पटकनी देकर अपने पूर्वजों का हिसाब चुका दिया। जबकि दूसरी तरफ सीएम बनने की तैयारी कर रहे माधवराव सिंधिया का विधायक दल की बैठक में नाम तक नहीं लिया गया था और जीत हार इसी सिलसिले ने एक नई अदावत को जन्म दे दिया, क्योंकि इस बार माधवराव सिंधिया का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया था। ये यूं कहें कि राघोगढ़ रियासत के राजा ने अपने महाराज की बाजी को पलट दिया था और कहा जाता है कि यही बात सिंधिया परिवार को खल गई। फिर तो राघोगढ़ और ग्वालियर का झगड़ा मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर बन गया। ग्वालियर चंबल इलाके के तमाम राजनेता दिग्विजय और माधवराव सिंधिया के खेमे में बढ़ गए। कहा तो यह भी जाता है कि दिग्विजय सिंह को शुरुआती दौर में माधवराव सिंधिया की मां और जनसंघ की बड़ी नेता विजय राजे सिंधिया ने जनसंघ से जुड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जनसंघ के बजाय कांग्रेस से जुड़ने का फैसला लिया था, क्योंकि माना जाता है वो अपनी पूर्वजों की तरह सिंधिया परिवार के लोगों के नीचे काम नहीं करना चाहते थे। और इसी वजह से उन्होंने राजमाता सिंधिया के प्रभाव वाले जनसंघ की बजाय कांग्रेस का दामन थामा था। इसके बाद कांग्रेस में रहकर ही उन्होंने सिंधिया परिवार की शान माने जाने वाले माधवराव सिंधिया को सीएम की रेस में चित कर दिया था।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिग्विजय सिंह से ये बाजी हारने का मलाल माधवराव सिंधिया को मरते दम तक रहा, क्योंकि तब तक दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरों में शुमार हो चुके थे। उस दौर में कांग्रेस ये मानने लगी थी कि दिग्विजय सिंह के समर्थन से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कहीं से भी जीत सकता है, और यही वो दौर था जब दिग्विजय सिंह ने राघोगढ़ को अपना अभेद्य किला बनाया। और फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, राघोगढ़ में दिग्विजय का ही डंका बजा। साल 1999 में राघोगढ़ इलाके की राजगढ़ सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने टीवी सीरियल महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज को मैदान में उतारा था, और कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह पर भरोसा जताया था। कहा जाता है कि उस वक्त नीतीश भारद्वाज को देखने के लिए हजारों हजार की भीड़ सड़कों पर उतर आया करती थी। लेकिन उनकी ये लोकप्रियता चुनाव के नतीजों में दिग्विजय सिंह की धाक के आगे बौनी साबित हुई थी, क्योंकि राजगढ़ सीट पर एक बार फिर दिग्विजय सिंह और उनके परिवार का बोलबाला दिखा था, और यह साबित हो गया था कि राघोगढ़ में चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, दिग्विजय सिंह को हराना किसी के बस की बात नहीं। और ये धाक मध्य प्रदेश में कई दशकों तक कायम रही। माधवराव सिंधिया के बाद उनके बेटे यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 में दिग्विजय सिंह के इसी रुतबे को चुनौती देने की कोशिश की थी। तब उनके साथ भी वही हुआ था जो उनके पिता माधवराव सिंधिया के साथ 1993 में हुआ था। मतलब संकेत साफ थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर कहानी बदल गई थी, वैसे ही जैसे 1993 में बदली थी। लेकिन इस बार सिंधिया परिवार को किनारे लगाकर दिग्विजय सिंह ने सत्ता नहीं संभाली, बल्कि सीएम की उस कुर्सी पर कमलनाथ को बैठा दिया था, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर यह माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन तब भी दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के साथ मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को तस्वीर से गायब कर दिया था, और अपने बेटे जयवर्धन सिंह को भी कमलनाथ सरकार में मंत्री बनवा दिया था। मतलब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों फायदे में थे, और नुकसान ज्योतिरादित्य सिंधिया को उठाना पड़ा था, जिसका असर यह हुआ था कि अपने पिता की पीढ़ी से कांग्रेस के वफादार रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह राज्यसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए थे। हालांकि एक बार फिर उन्हें लोकसभा चुनाव में राजगढ़ से टिकट दी गई, ताकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में इस बार अपनी सीटों के आंकड़े को बढ़ा सके। इस बीच खबर है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे टिकट कटने से नाराज हो गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बिहार की बक्सर लोकसभा सीट से टिकट कटने से नाराज हैं। खबर है कि वो गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने अगले कदम की जानकारी दे सकते हैं। बीजेपी ने इस बार बक्सर सीट पर पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को उतारा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वकील रहे उमेश पाल के घर पर बम से हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का दावा किया। पिछले साल 24 फरवरी को उमेश पाल के साथ 2 सरकारी गनरों की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में गैंगस्टर अतीक अहमद भी आरोपी बनाए गए थे। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने दावा किया कि 2050 तक भारत में आज की स्थिति से उलट बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी तब काम करने वाले नौजवानों की संख्या बूढ़े लोगों से कम हो जाएगी। दावा है कि 2050 तक भारत की प्रजनन दर में भारी गिरावट आएगी और उसी की वजह से ये स्थिति बनेगी। इस बीच मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ ने नामांकन कर दिया। उन्होंने इस सीट पर 2019 का चुनाव भी जीता था और इसी वजह से उन्हें कांग्रेस ने 2024 में भी उम्मीदवार बनाया और छिंदवाड़ा से अपनी दावेदारी पेश करने के लिए उन्होंने पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ उनके पिता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी साथ दिखाई दिए। नामांकन करने के लिए कमलनाथ आगे आगे चलते दिखे तो नकुल नाथ उनके पीछे चलते नजर आए। इस सीट पर पिछले चुनाव में भी कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने जीत दर्ज की थी। 2019 में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 28 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और केवल छिंदवाड़ा ही वो सीट थी जिसे जीतने में कांग्रेस कामयाब रही थी। और बीजेपी की आंधी में भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस को जिताने का काम नकुल नाथ ने किया था, क्योंकि 2019 में वो इस सीट पर अपने पिता कमलनाथ की जगह चुनावी मैदान में उतरे थे। तब कांग्रेस में अंदर खाने ये सुगबुगाहट थी कि कहीं नकुल नाथ छिंदवाड़ा से हार न जाएं। लेकिन नकुल नाथ ने अपने पिता के बनाए इस किले की दीवारों में सेंध नहीं लगने दी थी, क्योंकि 2019 का चुनाव कमलनाथ की साख का चुनाव था। वो इस सीट पर पिछले कई दशकों से जीतते आ रहे थे और कमलनाथ ने ही छिंदवाड़ा को कांग्रेस का अभेद्य किला बनाया था। इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा माने जाने वाले कमलनाथ ने 1980 में पहली बार छिंदवाड़ा से चुनाव जीता था। उस दौर में खुद इंदिरा गांधी ने उनके लिए छिंदवाड़ा में प्रचार किया था और मंच से कमलनाथ को राजीव गांधी और संजय गांधी की ही तरह अपना बेटा बताया था। और इंदिरा गांधी के इसी बयान ने वहां ऐसा असर दिखाया था कि 1980 के बाद से कमलनाथ और छिंदवाड़ा एक दूसरे की पहचान माने जाने लगे। और माना जाता है कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ को उतारने का फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि कमलनाथ संजय गांधी के सबसे पक्के दोस्तों में एक थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो संजय गांधी के लिए जेल तक चले गए थे। और तब की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि जेल जाने के लिए उन्होंने बाकायदा पूरी प्लानिंग की थी, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद संजय गांधी समेत कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और तब कमलनाथ संजय गांधी के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज से ही भिड़ गए थे।
और कमलनाथ ने उनसे तब तक बहस की थी जब तक संजय गांधी के साथ साथ उन्हें भी जेल में डालने का फरमान नहीं सुनाया गया था। मतलब कमलनाथ अपने दोस्त की खातिर खुद ही जेल चले गए थे। कहा जाता है कि कमलनाथ के इसी कदम ने इंदिरा गांधी के मन में उनके लिए विश्वास पैदा किया, जिसके बाद उन्हें छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में उतारा गया था। लेकिन जब कमलनाथ का नाम फाइनल हुआ था तब कांग्रेस में ही इस पर बहस भी छिड़ गई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए कमलनाथ का 1980 से पहले तक छिंदवाड़ा से कोई वास्ता ही नहीं था। बल्कि वो तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे थे। पढ़ाई लिखाई उनकी देहरादून के दून स्कूल में हुई और फिर काम धंधे के लिए वो कोलकाता चले गए थे। लेकिन इस बीच दून स्कूल में उनके दोस्त बने संजय गांधी के कहने पर उन्होंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। और फिर जब उनके दोस्त संजय गांधी को उनकी जरूरत पड़ी तो कमलनाथ ने चुनाव लड़ने से भी मना नहीं किया और 1980 में छिंदवाड़ा को जीतकर कांग्रेस की झोली में डाल दिया था। उसके बाद से आज तक कमलनाथ को छिंदवाड़ा में सिर्फ एक बार हार का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि हवाला कांड में नाम आने के बाद 1996 के चुनाव में उनकी जगह उनकी पत्नी अलका नाथ छिंदवाड़ा से सांसद बनी थी। हालांकि अगले ही साल यानी 1997 में कमलनाथ ने उनका इस्तीफा करवाकर वहां से दोबारा चुनाव लड़ा था, लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी नेता सुंदरलाल पटवा ने उन्हें मात दे दी थी। हालांकि 1998 में वहां कमलनाथ ने वापसी कर ली थी और तब से लेकर अब तक इस सीट को नाथ परिवार से कोई नहीं छीन पाया। उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं के लिए सख्त कानून का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं के खिलाफ एक और सख्त फरमान जारी कर दिया। तालिबान ने महिलाओं को अवैध संबंध बनाने पर सरेआम कोड़े और पत्थर से मारकर मौत की सजा देने का ऐलान किया। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने ड्रग्स के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। बताया गया कि इस कार्रवाई के दौरान 4 किलो ड्रग्स भी बरामद किए गए। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 1 अप्रैल से शुरू होगा। खबर है कि 10 दिन तक चलने वाली इस ड्रिल में वायुसेना के सभी अड्डों पर जंग की तैयारी की जाएगी। इस दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमान और जंगी हेलीकॉप्टर अलग अलग बेस से उड़ान भरेंगे और राजस्थान के पोखरण में बने अपने टारगेट पर हमला करेंगे। इधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दिए एक विवादास्पद बयान से सियासी घमासान मच गया। टीएमसी ने दिलीप घोष के बयान पर आपत्ति जताते हुए उनकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही। दीदी की আমি গোয়ার में त्रिपुरा में हमारे बाप तो ठीक करो। फिर से उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर अपमान किया है, आक्रमण किया है। दिलीप घोष का डीएनए ही ऐसा है, उनका और बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। उधर पंजाब के जलंधर में पुलिस के सामने ही एक चोर के भाग जाने की खबर सुनकर लोग हैरत में पड़ गए। बताया गया कि वो चोर एक घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था। इस दौरान उस घर के आसपास रहने वाले लोगों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। और इसके बाद उस चोर को पकड़ने के लिए कई लोग उस घर के गेट को घेर कर खड़े हो गए। कुछ देर तक वो चोर उस घर के अंदर ही खड़ा रहा। इसके बाद वो उस गेट के ऊपर चढ़ गया। इस दौरान बाहर खड़े लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दिए, लेकिन उस चोर ने बड़ी ही चालाकी से उस गेट से छलांग लगाई और वहां खड़े लोगों को धक्का मारकर भाग गया। उनमें एक आदमी उसके पीछे भी भागा, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आया। हैरानी की बात यह रही कि ये सब कुछ वहां खड़ी पुलिस के सामने ही होता रहा और जब पुलिस वहां से चली गई तो वो चोर अपना चुराया हुआ सामान लेने दोबारा वहां आया। करीब 1 घंटे बाद वो चोर कपड़े बदल कर वहां आया और बड़े ही आराम से उस घर का गेट फांदकर अंदर घुस गया। महज 2 से 3 मिनट बाद वो दोबारा उस गेट को फांदकर वहां से भाग गया। इस बीच T20 क्रिकेट में विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के खिलाड़ी विराट कोहली T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय बन गए। उन्होंने पंजाब के खिलाफ 1 कैच लेने के साथ ही 173 कैच पूरे कर लिए। उनसे पहले यह रिकॉर्ड सुरेश रैना के नाम था। सुरेश रैना ने 377 मैचों में 172 कैच लिए थे। क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के चयन से पहले विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके नाम का इस्तेमाल क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके अंदर अभी T20 क्रिकेट बाकी है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि विराट कोहली क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो सकते हैं और उनकी जगह किसी युवा खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 22 नवंबर से शुरू होगा। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में खेला जाएगा। टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के मकसद से एक दिन पहले ही इस सीरीज में पहली बार 5 टेस्ट मैच कराने का ऐलान किया गया। इससे पहले तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 4 टेस्ट मैच ही होते थे। इधर दिल्ली के करीब यूपी के नोएडा में होलिका दहन के दौरान हुए एक हादसे के बारे में सुनकर लोगों के होश उड़ गए। वहां कुछ लड़कों ने अपने ही एक दोस्त को होलिका दहन के लिए लगाई गई आग की तरफ फेंक दिया और वहां गिरते ही वो लड़का छटपटाते हुए दूर हट गया। घटना के 2 दिन बाद जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लड़के अपने एक दोस्त को गोद में उठाते नजर आए। वो उस लड़के को होलिका दहन वाली जगह के पास ले गए और अगले ही पल उन्होंने उस लड़के को आग की तरफ फेंक दिया। उस जगह पर लकड़ियों की गर्म राख पड़ी हुई थी। ऐसे में उस पर गिरते ही उसके दोनों पैर झुलस गए और वो तुरंत उससे दूर हट गया। उस लड़के को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या।
इसके बाद आसपास मौजूद लोग दौड़कर वहां आए और उन लड़कों को डांटना शुरू कर दिया। उस लड़के के पैर इतनी बुरी तरह झुलस गए कि कुछ देर तक तो वो सीधे खड़े ही नहीं हो पाया। इसके थोड़ी देर बाद वो सभी लड़के वहां से चले गए। बताया गया कि दोस्तों ने मजाक मजाक में उस लड़के को होलिका दहन वाली जगह पर फेंक दिया था। उधर पंजाब के बरनाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ट्रक हाईवे के बीचों बीच पलट गया। आरोप है कि उस ट्रक का ड्राइवर नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा था। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो ड्राइवर हाईवे पर ट्रक मोड़ने की कोशिश कर रहा था और मुड़ते ही वो ट्रक हाईवे के किनारे जाकर पलट गया। सामान से भरा वो ट्रक लहराते हुए चलता दिखाई दिया। इस दौरान उसके पीछे चल रही गाड़ी में बैठे कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे थे। थोड़ी दूर तक ऐसे ही चलने के बाद जब उस हाईवे पर एक मोड़ आया तो उस ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो मुड़ते ही हाईवे के एक तरफ जाकर पलट गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि पुलिस की ओर से इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी और इसीलिए प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए। लेकिन सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया। दिल्ली में मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ मार्च कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में झंडों और पोस्टरों के साथ पहुंचे। उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। झाड़ू वाला नहीं, ये दारू वाला है। कत्ती छोड़ो, कत्ती छोड़ो। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वो 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं, लेकिन ईडी की गिरफ्त में होने के बावजूद इस्तीफा न देने को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली की 2 करोड़ जनता का ये अपमान है। लोकतंत्र को तार-तार केजरीवाल कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने तगड़ा इंतजाम किया। जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे, बल्कि पुलिस की एक बैरिकेडिंग को तोड़ने के बाद वो दूसरे की तरफ बढ़ गए। लेकिन दूसरे बैरिकेड तक पहुंचते ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखाई और दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। क्योंकि पुलिस के लाख समझाने के बावजूद वो लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। वीरेंद्र सचदेवा खुद बैरिकेड पर चढ़े दिखाई दिए। उनकी देखा देखी बीजेपी के कई कार्यकर्ता उस बैरिकेड पर चढ़ गए। उन्होंने एक और बैरिकेड को उखाड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से पहले पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। इस दौरान पानी की तेज धार की चपेट में आने की वजह से बैरिकेड पर चढ़े वीरेंद्र सचदेवा गिर गए। हालांकि गनीमत यह रही कि उन्हें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने संभाल लिया। तस्वीरों में दिखा कि पुलिस की ओर से पानी की बौछार किए जाने के बाद बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने वहां नाचना शुरू कर दिया। यहाँ वाटर कैनन जो है कुछ समय तक लगातार चलाया गया ताकि लोग तितर-बितर हो जाए। लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें पकड़कर बसों में भरना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान भी केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी जारी रही। पुलिस ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और कई नेताओं समेत बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की। लेकिन ऐसा किए जाने से पहले पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक लिया। हालांकि इसके लिए पुलिस को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और उन्होंने केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार करवाया गया। उनकी इसलिए जेल में डाला है क्योंकि भाजपा अरविंद केजरीवाल से डरती है। प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ने से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए बताया कि उस इलाके में धारा 144 लागू की गई है। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे लोग अगर वहां से नहीं हटे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस स्थान को खाली कर दें। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस वालों ने कई प्रदर्शनकारियों को घसीटते हुए उन्हें बसों में भर दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती और पंजाब सरकार के मंत्री हरजोत सिंह बैंस समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया गया कि जेल में सजा काट रहे मुख्तार अंसारी ने पेट में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत की थी।
और इसी के बाद जेल प्रशासन ने उनको बिना देर किए बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। पुलिस ने मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की सूचना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उनके परिवार के लोगों को भी दी। पार्लेस गया मोहम्मदाबाद थाने पर कि उनकी हालत अच्छी नहीं है। बांदा मेडिकल कॉलेज के मुताबिक मुख्तार अंसारी को बीते 4-5 दिन से पेट में तकलीफ थी। लेकिन पेट दर्द के साथ जब मुख्तार अंसारी ने बेचैनी की शिकायत की तो सुबह करीब 4 बजे जेल प्रशासन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा था और वहां इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती करा दिया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी की कई तरह की जांच की। डॉक्टरों ने बताया कि 63 साल के मुख्तार अंसारी को रमजान में रोजा रखने की वजह से पेट की परेशानी बढ़ गई। बाद में डॉक्टरों ने उनकी हालत को स्थिर बताया। क्योंकि जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही बांदा से लेकर गाजीपुर तक हड़कंप मच गया और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी अपने भाई की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने पर बांदा पहुंच गए। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और 2019 में उन्होंने बीएसपी की टिकट पर गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। मुख्तार अंसारी के परिवार ने बांदा जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए, क्योंकि पिछले हफ्ते ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि जेल में उन्हें धीमा जहर दिया गया है, वो भी जेल में मिलने वाले खाने में मिलाकर। इसे लेकर मुख्तार अंसारी ने अपने वकील के जरिए बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र भी दिया था और उस प्रार्थना पत्र में मुख्तार अंसारी ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि उन्हें मारने के लिए जेल के खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया गया, जिससे उनकी सेहत बिगड़ गई। मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट से अपील की कि डॉक्टरों की एक टीम बनाकर उनका इलाज करवाया जाए। एमपी एमएलए कोर्ट में विधायकों और सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। मुख्तार अंसारी ने अपने प्रार्थना पत्र में कोर्ट को बताया था कि 40 दिन पहले भी उनके खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया था और उन्होंने दावा किया था कि उस खाने को चखने वाले जेल कर्मचारियों की तबीयत भी बिगड़ गई थी। हालांकि बांदा जेल के जेलर ने मुख्तार अंसारी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जेलर ने बताया कि मुख्तार अंसारी को खाना देने से पहले जेल में तैनात सिपाही और फिर डिप्टी जेलर खाना खाते हैं। जेल के 900 कैदी भी वही खाना खाते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी के वकीलों ने कोर्ट से एक मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच की मांग की थी। लेकिन तबीयत बिगड़ने और धीमा जहर दिए जाने की खबरों के बीच लोकसभा चुनाव के माहौल में हर तरफ अंसारी परिवार की चर्चा शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का लंबे वक्त तक सियासी दबदबा रहा और कहा तो यह भी जाता था कि पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी की ऐसी तूती बोलती थी कि वो जब चाहें, जिसे चाहें और जहां से चाहें चुनाव हरवा और जितवा सकते थे। लेकिन माफिया डॉन, गैंगस्टर और दबंग छवि के अलावा मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का रिश्ता महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से भी जुड़ा है। कई मौकों पर मुख्तार अंसारी ने यह दावा किया कि वो आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 1920 के दशक में एक बड़े सर्जन थे। उन्होंने तब के मद्रास से मेडिकल की पढ़ाई की थी। बाद में इंग्लैंड से एमएस और एमडी की डिग्री लेकर सर्जरी पर रिसर्च शुरू कर दी थी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को गांधी जी का बेहद करीबी माना जाता था। गांधी जी से ही प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी और कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए दिल खोलकर दान दिया था। पंजाब के बरनाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ट्रक हाईवे के बीचों बीच पलट गया। आरोप है कि उस ट्रक का ड्राइवर नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा था। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो ड्राइवर हाईवे पर ट्रक मोड़ने की कोशिश कर रहा था और मुड़ते ही वो ट्रक हाईवे के किनारे जाकर पलट गया। सामान से भरा वो ट्रक लहराते हुए चलता दिखाई दिया। इस दौरान उसके पीछे चल रही गाड़ी में बैठे कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे थे। थोड़ी दूर तक ऐसे ही चलने के बाद जब उस हाईवे पर एक मोड़ आया तो उस ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो मुड़ते ही हाईवे के एक तरफ जाकर पलट गया और उस ट्रक के पलटते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के मुताबिक उस ट्रक ने बगल में चल रही एक मोटरसाइकिल को भी कुचल दिया और जब वो ट्रक पलटा तो उस मोटरसाइकिल पर सवार एक आदमी भी उसके नीचे दब गया। पुलिस ने वहां पहुंचते ही तुरंत उसे बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी जान चली गई। आरोप है कि वो ड्राइवर नशे में धुत होकर गलत तरीके से ट्रक चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। उधर अमेरिका के मैरीलैंड में सामान ढोने वाला एक जहाज टकराने की वजह से वहां एक बड़ा पुल धराशायी होकर नदी में गिर गया। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की आशंका जताई गई और प्रशासन ने मैरीलैंड राज्य में आपातकाल का ऐलान कर दिया, क्योंकि उस जहाज से टकराते ही वो पुल नदी में गिरता नजर आया और वीडियो में यह हादसा किसी फिल्मी सीन की तरह दिखाई दिया। कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो वहां किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, क्योंकि उस पुल का एक से दूसरा सिरा बिल्कुल कतार में ढहता हुआ दिखा। वहां सबसे पहले सामान ढोने वाला वो जहाज उस पुल के नजदीक आता दिखाई दिया। इसी बीच जहाज के ऊपर का हिस्सा उस पुल से टकरा गया और कुछ ही सेकंड में वो पुल टूटकर पटाप्स को नदी में समा गया, जबकि कुछ हिस्सा उस जहाज के ऊपर भी गिरा। इस दौरान उस पुल से गुजर रही कई गाड़ियां भी नदी में गिर गईं। ये दर्दनाक हादसा मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में हुआ और इसमें कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई गई। इसके बाद वहां राहत का काम शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकाल का ऐलान कर दिया गया।
इधर मुंबई ने अरबपतियों के मामले में एशिया के सभी शहरों को पीछे छोड़ दिया। मुंबई पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों वाला शहर बन गया। रईसों पर रिसर्च करने वाली संस्था हुरून रिसर्च के मुताबिक मुंबई ने इस मामले में चीन की राजधानी बीजिंग को पछाड़ दिया। इस रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया कि मुंबई में 92 अरबपति रहते हैं, जबकि बीजिंग में अरबपतियों की संख्या 91 है। भारतीय कोस्ट गार्ड का जहाज समुद्र पहरेदार फिलीपींस की राजधानी मनीला के बंदरगाह पर पहुंच गया। ये जहाज वहां 12 अप्रैल तक तैनात रहेगा। समंदर में प्रदूषण नियंत्रण करने वाला ये जहाज फिलीपींस की मदद करेगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इन दोनों आरोपियों को जम्मू की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया और एक बड़ा रोड शो निकाला। बीजेपी के कई बड़े नेता उनके रोड शो में शामिल हुए। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की एक ऐसी सीट है जिसे 90 के दशक के बाद से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट से हेमवती नंदन बहुगुणा और बीसी खंडूड़ी जैसे बड़े नेता चुनाव लड़ चुके हैं। और इस बार बीजेपी ने अनिल बलूनी को पौड़ी गढ़वाल सीट से मैदान में उतारा। पौड़ी की संकरी गलियों से अनिल बलूनी ने लंबा रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान एक खुली गाड़ी में अनिल बलूनी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। इसके अलावा मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत और उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री भी अनिल बलूनी के साथ मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने नामांकन दाखिल करते ही जीत का दावा भी कर दिया। पूरे देश के अंदर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की, देश के अंदर जो विकास की भूख है और बढ़ रही है। अनिल बलूनी का पौड़ी गढ़वाल सीट पर मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल से होगा, जो उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पौड़ी गढ़वाल सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में 1982 में आई थी, जब इस सीट पर हुए एक उपचुनाव को जीतने में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन इसके बावजूद इंदिरा गांधी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 1982 में पौड़ी गढ़वाल सीट पर उपचुनाव तब हुआ जब वहां के मौजूदा कांग्रेसी सांसद हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस से अलग होकर वो उसी सीट से निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। उनके कांग्रेस छोड़ने की वजह इंदिरा गांधी से उनकी नाराजगी को माना जाता है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि इंदिरा गांधी ने भी उन्हें उपचुनाव में हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इतना ही नहीं, उस वक्त की कुछ रिपोर्ट तो यहां तक दावा करती हैं कि हेमवती नंदन बहुगुणा की ताकत देखने के लिए खुद इंदिरा गांधी खुफिया तरीके से देहरादून पहुंच गई थी। उस वक्त उस उपचुनाव में हेमवती नंदन बहुगुणा पहली बार रैली कर रहे थे और इतनी भीड़ आ गई थी कि वहां पांव तक रखने की जगह नहीं थी। और बताया जाता है कि एक जगह पर छुपकर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनका भाषण सुना था। उस उपचुनाव में वोटिंग की तारीख 3 बार बदली गई थी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने अलग अलग दलीलें दी थी। लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा ने दावा किया था कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के कहने पर चुनाव की तारीखें टाली। उस उपचुनाव को हेमवती नंदन बहुगुणा और इंदिरा गांधी के बीच सीधी जंग और प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जाने लगा था। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव मैदान में चंद्रमोहन सिंह नेगी को उतारा था और इस दौरान इस अकेली सीट के उपचुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने 34 जनसभाएं कर डाली। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के उस वक्त के तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने प्रचार में झोंक दिया। इसके बावजूद हेमवती नंदन बहुगुणा ने करीब 30,000 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ इंदिरा गांधी की दुश्मनी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि 1984 में हुए लोकसभा चुनावों में यूपी की इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ने पहुंचे हेमवती नंदन बहुगुणा को हराने में भी फिर राजीव गांधी ने पूरी ताकत लगा दी। यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हेमवती नंदन बहुगुणा इलाहाबाद से एक हैवीवेट कैंडिडेट थे, जिनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन कांग्रेस ने उनके खिलाफ फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन को चुनाव मैदान में उतार दिया। छोरा गंगा किनारे वाला की पहचान रखने वाले अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद के चुनाव की हवा ही बदल दी। इलाहाबाद में यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस हार ने हेमवती नंदन बहुगुणा को ऐसा झटका दिया जिससे वो बहुत लंबे वक्त तक उबर नहीं पाए। हालांकि इंदिरा गांधी से उनकी अदावत का कनेक्शन आपातकाल के वक्त से माना जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद देश में इमरजेंसी लगाई थी और वो फैसला तब हुआ था जब हेमवती नंदन बहुगुणा यूपी के मुख्यमंत्री थे। दावा किया जाता है कि इंदिरा गांधी के करीबी उस फैसले के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा को दोषी मानते थे, जिसका जिक्र हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी रीटा बहुगुणा जोशी की एक किताब में भी। उनकी किताब का नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा अ पॉलिटिकल क्रूसेडर। रीटा बहुगुणा जोशी ने उस किताब में लिखा कि 1975 में हाईकोर्ट का आदेश लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा ही इंदिरा गांधी के घर पहुंचे थे। उस वक्त इंदिरा गांधी के कई करीबी नेता वहां पहले से मौजूद थे। उनमें उस वक्त के रक्षा मंत्री हरियाणा से आने वाले बंसीलाल ने एक तीखा कटाक्ष कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर ये सब हरियाणा में होता तो वो इस बात का ख्याल रखते कि इंदिरा गांधी कभी केस ना हारती। मतलब ये कि राजनारायण के खिलाफ इंदिरा गांधी के केस हारने के पीछे भी हेमवती नंदन बहुगुणा को ही वजह माने जाने लगा था। इस बीच पहली बार सऊदी अरब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होगा।
सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब की तरफ से वहां की मॉडल रूमी अल कहतानी शामिल होंगी। इस साल इस प्रतियोगिता का आयोजन मेक्सिको में 28 सितंबर को होगा। भारत ने पाकिस्तान को यूरोप के देश स्विट्जरलैंड में हुई इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक में जमकर लताड़ लगाई। इस बैठक में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाया, जिस पर भारत के प्रतिनिधि हरिवंश नारायण सिंह ने पाकिस्तान को आतंकियों को पनाह देने वाला देश करार दिया। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने साइबर अटैक के आरोपों पर चीन के राजदूत को समन्स भेजकर जवाब मांगा। हाल ही में वहां की सरकार ने आरोप लगाया था कि वहां के चुनाव आयोग पर 2021 और 2022 में हुए साइबर हमलों में चीन से जुड़े संगठनों का हाथ था। उधर दक्षिण चीन सागर में चीन ने एक बार फिर फिलीपींस को आंखें दिखाई। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन की सेना ने लहरों के बीच उसके जहाज को रोकने के लिए बड़ा हमला कर दिया और इस हमले में उसके 3 सैनिक घायल हो गए। बताया गया कि उस जहाज के जरिए फिलीपींस के कोस्ट गार्ड स्टेशन तक सैनिकों के लिए जरूरत का सामान भेजा जा रहा था। लेकिन दक्षिण चीन सागर में चीन फिलीपींस के लिए एक बार फिर काल बनकर खड़ा हो गया और उसकी फौज ने फिलीपींस के जहाज पर पानी की बौछार कर दी। यानी चीन ने समंदर के पानी को ही हथियार बनाकर हमला कर दिया। और दक्षिण चीन सागर में चीन की इस हरकत से फिलीपींस के जहाज को काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि समंदर पर हुए इस हमले की फिलीपींस के कोस्ट गार्ड ने पुष्टि कर दी। फिलीपींस के मुताबिक वो जहाज दक्षिण चीन सागर में सेकेंड थॉमस शोल तट पर उनके सैनिकों के लिए खाना पानी और जरूरत का सामान ले जा रहा था। लेकिन सेकेंड थॉमस शोल तक पहुंचने से पहले ही चीन की सेना ने उस जहाज को रोककर उस पर हमला कर दिया। इस हमले में फिलीपींस के उन 3 सैनिकों के घायल होने का दावा किया गया और दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझने वाले चीन पर फिलीपींस ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, फिलीपींस ने चीन पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया, क्योंकि 2 हफ्ते पहले भी सेकेंड थॉमस शोल तट पर फिलीपींस के जहाज पर हमला किया गया था। इधर महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भीषण आग ने कोहराम मचा दिया। वहां इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में अचानक चिंगारी भड़की और कुछ ही देर में पूरे परिसर में फैल गई। आनंद फानंद में दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन दमकल कर्मियों के वहां पहुंचने से पहले आग बेकाबू हो गई और उस फैक्ट्री से धधकती हुई लपटें उठती दिखाई दी। ऐसा लगा मानो विकराल हुई आग वहां बिजली के तार को भी अपनी चपेट में ले लेगी, क्योंकि काले धुएं के साथ ऊपर उठती आग की खौफनाक लपटें तार को बिल्कुल छूती हुई दिखी। वहां आग इतनी तेजी से फैली कि थोड़ी ही देर में उसने उस फैक्ट्री की छत को भी जला दिया और भीषण आग की वजह से काले धुएं ने आसपास के इलाके को धुंधला कर दिया। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी तेजी से पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन आग और भड़कती चली गई। ऐसा लगा जैसे उस पर पानी नहीं बल्कि पेट्रोल डाला जा रहा हो। भयंकर आग ने उस फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। हालांकि वहां आग से किसी कर्मचारी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका पर इजरायल आग बबूला हो गया। गाजा में युद्ध विराम के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में पास हुए प्रस्ताव को लेकर इजरायल अमेरिका पर भड़क गया। सुरक्षा परिषद में अमेरिका के वीटो न करने के बाद इजरायल ने अपने एक प्रतिनिधिमंडल की अमेरिकी यात्रा रद्द कर दी। इससे पहले सुरक्षा परिषद में पहली बार गाजा में युद्ध विराम पर प्रस्ताव पारित हो गया। इस दौरान अमेरिका ने वोटिंग से दूरी बनाई। खबर है कि दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच इसी महीने खेले गए कुछ T20 मैचों को आईसीसी ने इंटरनेशनल मैचों का दर्जा नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन और आईसीसी के बीच गलतफहमी होने की वजह से ऐसा हुआ। हरियाणा ने एक बार फिर सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली। हरियाणा के मुक्केबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इस चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। इस बीच आर्थिक कंगाली से गुजर रहे पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की याद आ गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि वहां के कारोबारियों ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते दोबारा शुरू करने की मांग कर दी, ताकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जा सके, क्योंकि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार बढ़ गई थी। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा रद्द किए जाने के विरोध में पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा नुकसान वहां के कारोबारियों को ही हुआ। दावा किया गया कि इसी वजह से गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की ओर देखना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते दोबारा बहाल किए जाने पर गंभीरता से विचार करने की बात कही। पाकिस्तान में काफी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ किसी भी मुद्दे पर बातचीत तभी शुरू की जाएगी जब वो अपनी धरती पर आतंक को पनाह देना बंद कर देगा। उधर जंग के बीच गाजा में इजरायल के सैनिकों को मार गिराने के लिए हमास ने ताबड़तोड़ हमले करने का दावा कर दिया। बताया गया कि इजरायल के टैंकों को निशाना बनाया गया और उन हमलों का सबूत देने के लिए हमास ने एक वीडियो भी जारी कर दिया। और उस वीडियो में हमास का एक लड़ाका मोटर से गोले दागता नजर आया। उसने 1 या 2 बार नहीं बल्कि वहां गोलों की बरसात कर दी। इजरायल की सेना पर हमले करते हुए हमास के लड़ाकों ने गाजा को दहला कर रख दिया। वहां खंडहर बनी इमारत में छिपकर उसके लड़ाकों ने ताबड़तोड़ गोले दागे। पहले इजरायल के टैंक को निशाना बनाया गया, इसके बाद तो वो लड़ाके रुके ही नहीं
और लगातार हुए हमलों की वजह से अल शिफा अस्पताल के पास का इलाका थर्रा उठा। वहां काफी देर तक धमाकों की आवाज गूंजती रही, क्योंकि इमारत के अंदर छिपकर हमास के लड़ाकों ने चारों तरफ से इजराइल के सैनिकों को घेरने की कोशिश की। कई लड़ाके इमारत की खिड़कियों और छत से हमला करते दिखे, जबकि एक और लड़ाके ने तो दीवार के बीच का छोटा सा हिस्सा तोड़ा और मोर्टर से गोले दागता दिखाई दिया। बताया गया कि हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने इजराइल की फौज पर हमले किए और वीडियो जारी करते हुए सबूत पेश कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में शराब पीने से मना करने पर 4 से 5 लड़कों ने ऐसी मारपीट की कि इसका वीडियो देखने वाले लोग भी दंग रह गए। आरोप लगा कि उन लड़कों ने एक महिला और उसकी सास पर डंडों से हमला कर दिया और विरोध करने पर वो लड़के उन दोनों महिलाओं पर टूट पड़े। उनमें एक लड़का वीडियो में दौड़ता हुआ वहां आया और पीली साड़ी पहनी एक महिला के हाथ से डंडा छीनता दिखाई दिया। तभी दूसरी महिला उस लड़के से भिड़ गई। इस बीच हरी टी शर्ट पहने एक और लड़का वहां पहुंच गया और उस लड़के से डंडा छीनने के लिए झपट पड़ा, लेकिन उस लड़के के 2 साथी डंडे लेकर उसके बचाव में उतर आए और वहां झड़प हो गई। कुछ देर में तो उसने दूसरी महिला को जोर से धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और उस पर डंडे से हमला कर दिया। इसके बाद वो लड़का और उसके साथी वहां से भागते दिखाई दिए। वहां पीली साड़ी पहनी महिला दूसरी महिला की सास बताई गई। आरोप लगा कि वो लड़के उनके घर के सामने बैठकर शराब पी रहे थे और उन महिलाओं ने ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने जमकर मारपीट कर दी। उधर रूस की फौज ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 3 दिन के भीतर दूसरा बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक वहां करीब 50 ड्रोन और मिसाइलें दाग दी गई। 3 रोज पहले रूस के भीषण हमलों के दौरान कीव में एक आदमी की मौत हो गई थी और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस बीच पुतिन की सेना ने वहां दोबारा कहर बरपा दिया और इसकी वजह से कीव में एक बार फिर हमलों के सायरन गूंज उठे। रूस के भीषण हवाई हमलों की वजह से वहां लोग बुरी तरह दहशत में आ गए। जान बचाने के लिए कुछ लोग बंकरों और जमीन के नीचे बने मेट्रो स्टेशनों में छिपे दिखाई दिए, क्योंकि यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी पर एक साथ करीब 50 मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से हमला कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस हमले को नाकाम करने का दावा किया। उसके मुताबिक रूस की ओर से दागे गए 18 मिसाइल और 25 ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक ये काम पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिले ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम ने किया, लेकिन दावा किया गया कि रूस की कई मिसाइलों ने यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को चकमा दे दिया। हालांकि उनकी चपेट में आकर किसी के भी घायल होने की खबर सामने नहीं आई। इस बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क में तूफान के बाद आई बारिश और भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। 2 रोज पहले आए तूफान ने वहां रहने वाले लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल कर दिया, क्योंकि लगातार बर्फबारी होने की वजह से वहां की सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। लेकिन जहां कुछ इलाकों में बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब गईं और उसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी पर एक पेड़ गिरा नजर आया। भारी बारिश से पहले इतनी तूफानी हवाएं चली कि कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ गिर गए। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूयॉर्क से लेकर न्यू जर्सी तक इस तूफान का असर देखने को मिला। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर चल रही गाड़ियों को दिन में ही हेडलाइट जलानी पड़ी, क्योंकि जोरदार बारिश और बर्फबारी की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। बताया गया कि आने वाले दिनों के लिए भी वहां तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए, क्योंकि उस वीडियो में वो कार सवार कई बार उन पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश करता दिखाई दिया। जिस वक्त ये घटना हुई उस सड़क पर ट्रैफिक लगा हुआ था और उस बीच सफेद रंग की वो कार गलत दिशा से आ रही थी। ऐसे में पुलिस उसे रोककर समझाती नजर आई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और वहां से भागने की कोशिश की। इस दौरान वो सामने से आ रही दूसरी गाड़ियों से टकराते टकराते बचा और जब वो बीच सड़क पर रुक गया तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए फिर से उसके पास आई, लेकिन वो कार सवार रुकने को तैयार ही नहीं था। उसने फिर से अपनी कार घुमाई और उन पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की। ऐसे में जान बचाने के लिए वो पुलिस कर्मी पीछे हट गए और वो कार सवार वहां से भाग निकला। इस घटना के एक दिन बाद पुलिस ने उस कार सवार को गिरफ्तार कर लिया और उसकी कार को भी जब्त कर लिया। इधर कारोबार से जुड़ी खबरों के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में मनी कंट्रोल ने अपना दबदबा कायम रखा। इंडिया कॉमस्कोर की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों में मनी कंट्रोल कारोबारी खबरों के लिए पाठकों की पहली पसंद बना हुआ है। इंडिया कॉमस्कोर अमेरिका की एक कंपनी है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की रेटिंग जारी करती है और इंडिया कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल ने द इकोनॉमिक टाइम्स को काफी पीछे छोड़ दिया। यूनिक विजिटर्स, पेज व्यूज और टाइम स्पेंड मिनट्स के मामले में मनी कंट्रोल ने बाकी सभी प्लेटफॉर्म के मुकाबले भारी बढ़त बना ली। सब्सक्रिप्शन सर्विस के मामले में भी मनी कंट्रोल काफी आगे निकल गया, यानी हर कसौटी पर मनी कंट्रोल किंग साबित हुआ। इससे पहले जनवरी महीने में जारी रेटिंग में भी मनी कंट्रोल नंबर 1 बिजनेस वेबसाइट बन गया था। लपक रहे हैं अंधेरे हवा सुराग में, लपक रहे हैं अंधेरे हवा सुराग में है, ये देखना है कि कितना लहू चिराग में है।
100 बात की एक बात कही शाहिद ने, किसी दलील सिर्फ के कायल ना होंगे दीवाने, जो बात दिल में बसी है वही दिमाग में। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।